आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजर का फुल मॉक टेस्ट 31 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेरा स्कोर था 188 और ये इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आए थे। जीएस काफ़ी इजी आई थी। जीएस में मेरे 43 नंबर थे और मैंने एक सिली मिस्टेक भी मारा था। ठीक है, जो समुद्रगुप्त वाला सक्सेसर पूछा था, अगर मैं उसमें थोड़ा सा देख लिया होता, उसमें बोला था कि समुद्रगुप्त का जो सक्सेसर है जो बहुत ही कम टाइम के लिए था, तो जो बहुत ही कम टाइम के लिए था इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो मैंने पढ़ लिया होता तो मैं शायद उसको भी सही कर लेता। ठीक है, जीएस काफ़ी ईजी आई थी। इंग्लिश में मेरे 45 नंबर थे और बाकी दोनों में मेरे 50-50 नंबर थे। लेकिन मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आए थे, मैं बता रहा हूँ। और रीजनिंग तब मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब हम कराएंगे उसका एनालिसिस तो पता चलेगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताओगे कि आपका पेपर चाहे जैसा गया, जितने भी नंबर है, मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे हमने सिली मिस्टेक मारा और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कर सकते थे, आपका दिमाग पे क्लिक नहीं किया वो चीज़ें, बाद में जब आप किए तो आपसे हो गया। ठीक है, तो आप टोटल स्कोर बताओगे कि आप कितना स्कोर और कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं कि करने के लिए तो सर हम 200 का कर सकते थे। प्रैक्टिकल होकर बताना कि आप कितना स्कोर और कर सकते थे। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं यहाँ पे 2.5 नंबर और ला सकता था, क्योंकि जो मेरा समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने चंद्रगुप्त 2 मार दिया था। ध्यान नहीं दिया कि अगर वो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता कि बहुत ही कम टाइम के लेता तो मैं उसको राधागुप्त मार देता, क्योंकि मुझे पता है कि राधागुप्त जो था बेसिकली उसकी वाइफ को कोई भगा के लेते गया था। फिर चंद्रगुप्त जाता है, उसको ले आता है, उसको हराता है, फिर आके अपने भाई को मारता है राधागुप्त को। देन वो उसके उससे शादी भी करता है उसकी वाइफ से, राधागुप्त की वाइफ से। तो ये सब चीज़ें मुझे पता थी, तो अगर वो लाइन में देख लिया होता तो मैं शायद इसमें 2.5 नंबर और स्कोर कर सकता था। ठीक है, तो आप मुझे क्या बताओगे कि आप कितने नंबर स्कोर कर सकते थे और। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जिसके पास पास प्रो नहीं आप ले सकते हो। SHE के 12 कोड का यूज़ करना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मॉक्स वगैरह दो और आपको 31 और उम्मीद है कि अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे होगे तो आप ये वाला मॉक अटेम्प्ट करके ही आए होगे, अदरवाइज आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो यहाँ पे 1/11 इक्वल्स टू x/121, तो इसको भी हमें 1/11 बनाना पड़ेगा। तो सिंपल x की वैल्यू 11 हो गई, तभी तो ये 1/11 बनेगा। फिर इसको भी मुझे 1/11 बनाना पड़ेगा, तो y की जो वैल्यू है 132 इंटू 11 हो जाएगी कि नहीं। आप देखो 132 से 132 गया और आपका 1/11 बन गया। मतलब x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 132/11 यहाँ पे डाल दो। तो x की वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 132 इंटू 11 है अपॉन 11। देखो 11 से आपका चला गया, आपका 133 आ गया। ठीक है, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे कह रहा है वर्किंग अलोन ABC कैन कंप्लीट अ टास्क इन ABC कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतना। ठीक है, तो ये आपका 11 इंटू 20 आ गया है और यहाँ पे 55 है। आपको पता है 11 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब सब कुछ आपका आ रहा है इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 11 एंड ये आपका आ जाएगा 11 55, तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन आपका क्या कह रहा है कि हाउ क्विकली कैन द टास्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज एडेड ऑन द अल्टरनेट डेज बाई बी एंड सी। मतलब पहले दिन आपका सिर्फ ए काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है ना ए इज एडेड बाई, मतलब सॉरी, उसको मदद मिल रही है अल्टरनेट पे डे पे बी और सी की। तो दूसरे दिन आपका टोटल 35 काम हो रहा है, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। मतलब 2 दिन में आपका 55 काम हो रहा है। 2 दिन में 55 काम हो रहा है, आपको काम करना है 220, तो इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, तो आपका 8 दिन में 220 काम हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आसान सा था काफ़ी। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर अ ट्रेन स्लो डाउन ड्यू टू रिपेयर्स, मतलब कुछ उसमें खराबी आ गई, उसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड, वो 75 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई है और जो टाइम है वो 3 घंटे उसको ज़्यादा लगा है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, जो ओरिजिनल टाइम कितना लगना था वो कितना लगेगा। तो मैंने जब यहाँ पे ऑप्शंस देखा ना, तो मुझे ये जो ऑप्शन दिखा वो साफ साफ दिखा कि ये इसको डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरीके से। तो मैं इसको ऑप्शन के थ्रू किया था। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरी 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ रही है। और आपको पता है जब यहाँ पे स्पीड स्लो डाउन हो गई है तो 3 घंटे ज़्यादा लगा है, मतलब अब 8 घंटे लग रहा है। और जब 8 घंटे लगेगा तो 125 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000/8 जो होता है 125 होता है। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि 75 किलोमीटर पर आवर से स्पीड रिड्यूस हो गई है। मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो मैंने इसको ऑप्शन से किया था, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है ना, तो यही पूरी तरह से डिवाइड कर रहा था, तो मैंने ऑप्शन से चेक किया। ठीक है, अदरवाइज आप कैसे करते? अगर आपको ऑप्शन से चेक नहीं करना तो कैसे करते? आपको पता है कि जो ये टाइम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो स्पीड का होगा। तो ये आपका टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आपकी स्पीड का रेशियो ये होना चाहिए था। और जो स्पीड का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 डिफरेंस दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू 25 है, मतलब इसकी वैल्यू 25 है, इतनी है।
ठीक है, इंटू 25 कर दूंगा ना, एक का मतलब 25 है तो इसका मतलब इंटू 25 हो गया। ये आपका टाइम है, ये आपका स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम मतलब 25x(x+3), यह होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको 1000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया 40 और यहाँ से आपको दिख रहा है 5 × 8 आपका 40 होता है, मतलब x की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो यही आपका टाइम ओरिजिनल टाइम था। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, जैसे आपकी मर्जी आपको वैसे करो। आ जाओ नेक्स्ट पे। When a shopkeeper sells a item A for 384, then there is a loss of 20%. And when he sells item B for rupees 400, then there is a profit of 25%. तो हमें प्रॉफिट लॉस बताना है इफ़ अगर दोनों आइटम को हम 852 पे हम बेचते हैं। तो देखो, जब हम ए आइटम को 382 पे बेचते हैं तो हमें लॉस होता है 20 का, मतलब ये 384 आपको 8 का मतलब दिया है, आपको 10 का मतलब बताना है, तब आपका ये सीपी निकल के आएगा। 20% का लॉस हुआ है ना, तो मतलब ये जो 384 है आपको 8 की वैल्यू दी है, आपको 10 की वैल्यू निकालोगे तो आपका सीपी निकल के आएगा। ऐसे ये जो 400 दिया है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये आपको 5 का प्राइस दिया, आपको 4 का प्राइस निकालना है, क्योंकि आपको पता है 25% आपका 1/4 होता है, तो प्रॉफिट हुआ 1 का 4 पे, तो मतलब 5 का आपको दिया है वैल्यू और आपको 4 का निकाला, तब आपका सीपी निकल के आएगा। तो ये आपका सीपी निकल के आया है, कितना निकल के आया है 8 चौक, और ये आपका 480 यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका आ रहा है कितना 8 चौक 32 320, तो आपको टोटल 800 रुपये सीपी दिख रहा है। इस 800 पे आपको 52 रुपये का फायदा हुआ है, मतलब 52/800 × 100, तो 0 से 0 आपका चला गया, 2 0 से 0, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा 8 6 48, 6.5% आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है, आसान सा है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये तो बहुत आसान है, ये आपको दिख रहा है ये 65 डिग्री है, ये भी आपका 65 डिग्री है, तो ये 130 हो गया, क्योंकि ये आपका AB = AC है, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका 130 हो गया, तो आपका सिंपली ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें पेन भी नहीं उठाना था, वैसे ही आप ओरली कर सकते थे इसको। तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर, ये आपको डायमेंशन दिया, तो ये आपको LBH ऐसे दिया रहता है। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस, आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो, बेस बताना है और साइड फेसेस मतलब दोनों फेस साइड वाले, और बैक फेस मतलब सिंगल फेस की बात हो रही है, आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर, द एरिया ऑफ पेपर इज नीडेड बाई। देखो बेस क्या होगा, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब 15 7 105, तो ये हो गया आपका बेस। साइड फेसेस मतलब आपका B × H होगा, और 2 फेस, क्योंकि साइड फेसेस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो साइड फेसेस 2 आ जाएगा, तो देखो 15 दूना 30, 300, उसका डबल कर दो तो 600 आ जाएगा। फिर बैक फेस मतलब समझते हो, आपको लेंथ इंटू हाइट, तो 70 × 20, तो आपका 1400 आ जाएगा। तो आपका दिख रहा है यहाँ पे आपका 3050 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी का एरिया बताना था, आपको पेपर का एरिया बताना था। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट भी देखते हैं। अ मैन बॉट 15 kg शुगर एट 40 रुपये पर kg, ही स्पेंड 40 ऑन कैरिंग इट, और उसको इतने में बेचता है। तो आपको दिख रहा है 15 चौका 60, 600, और 640 इसका कॉस्ट प्राइस है, और 768 में बेच रहा है, तो आपको 60 का प्रॉफिट यहाँ पे, 68 का यहाँ पे, मतलब 128 का प्रॉफिट हो रहा है 640 पे। इसका आपको परसेंटेज निकालना था, 0 से 0 गया, यहाँ से 2 गया, 20% आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of rupees 3500 was invested under compound interest at a rate of 18% for 2 years. ठीक है, a sum of rupees 3800 was invested under simple interest for 4 years at a rate of 9%. Find the difference between both interest. तो हमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। देखो 35,000 का 18% निकालते हैं, तो ये 2 जीरो तो आपका कट जाएगा, 18 जीरो 18 25 90 हाथ लगा 9, 18 तिरिक 54, और आपका 63, तो 6300 यहाँ पे, 6300 यहाँ पे, इसका भी 8% निकाल लो, सॉरी 8% निकाला था 18, तो आपका ये 2 जीरो से हट जाएगा, 18 तिरिक 54, यहीं पे लिख लेता हूँ ना क्योंकि मुझे जोड़ना है। तो हाथ लगा 5, 18 छक आपका होता है 108, 108 5 113। ठीक है, तो आपका 4 3 7 13, इतना आपका आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, आपको 9 चौक 36% निकालना है 38,000 का, तो 380 इंटू आप 36 कर दोगे, क्योंकि आपका 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो चला जाता है। तो आपका 8 6 48, हाथ लगा 4 36 18, और 4 22, और दूसरा इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो आपका 1140 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 3 1, तो 13680, 13734, 20 यहाँ पे, 34 यहाँ पे, 54 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आसान है, कुछ भी ऐसे डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे पूछा है किसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आए हैं। ठीक है,
तो सबके देखो टोटल तो 300 मार्क्स है क्योंकि 100 नंबर का एक पेपर है, तो टोटल तो नीचे तो सब में 300 है, तो हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर्स जोड़ लेंगे, जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 80 80 80 तीनों को मान लो 240 आ जाएगा, और 240 आपका 245 आ जाएगा। थोड़ा दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मैंने सिंपल इसका एक कैरी इसको दे दिया तो ये 80 हो गया, अब ये 2 है ये 3 है, 3 2 5, ठीक है, तो 245 आ गया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मैं रफली भी देखूंगा, आप देखो यहाँ पे 70 60 130 और 90 220 के आसपास आ रहा है, मतलब इसके नंबर कम है काफ़ी। ठीक है, कंपैरिजन नहीं है, 221 आ रहा है बेसिकली, कंपैरिजन नहीं है, काफ़ी कम है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 90 और 60 150 और 70 आपका 220 और 220 200 200 229 आ रहा है, मतलब इसको पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, मुझे एक आइडिया लग गया था कि काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे तो ज़्यादा चाहिए या इतना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा चाहिए तभी तो परसेंटेज हाईएस्ट निकल पाएगा, अभी तो ये आगे चल रहा है, ये तो काफ़ी दूर थे। हाँ, तो यहाँ पे भी 240 हो गया मेरा, 240 हो गया, और 240 255 यहीं पे हो गया, 256 हो गया वैसे, तो ये सबसे ज़्यादा नंबर पाई, तो इसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो जाएंगे, तो पूजा के सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आसान था। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, कोई भी अगर यूनिफॉर्म सीरीज होती है ना, यूनिफॉर्म सीरीज, तो उसका जो एवरेज होता है, उसका जो मीन होता है, उसका जो मीडियन होता है, वो मिड पॉइंट ही होता है, अगर वो यूनिफॉर्म सीरीज है। यूनिफॉर्म सीरीज का मतलब समझते हो, एपी, एपी आप कह सकते हो, एपी जैसे 2 4 6 8 10 दे दे, मैं पूछूं इसका एवरेज बता दो, तो इसका एवरेज 6 ही आएगा, इसका मीन 6 ही आएगा, इसका मीडियन ये 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सीरीज है। तो यहाँ पे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सीरीज है। अगर मैं बोल देता 7 प्राइम नंबर होते हैं कॉन्सिक्यूटिव, तो वो यूनिफॉर्म सीरीज में होता है, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं वो एपी ओपी में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये आपका यूनिफॉर्म सीरीज में होगा। तो हमें क्या कह रहा है, द एवरेज, इसका जो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिया है, इसका एवरेज 20 है, तो 20 क्या होगा, 20 इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब बीच वाला जो नंबर होगा 20 होगा। और आपको पता है 7 नंबर है, तो 3 नंबर इधर होगा, 3 नंबर इधर होगा, तो ये जो नंबर होगा 21 22 23, तो ये आपका लार्जेस्ट नंबर 23 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से और आएगा, उसको भी करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और आसान भी था, और मैंने करा भी रखा है अपने उसमें कि आप कैसे निकालते हो रूट्स वगैरह। ठीक है, मैंने अलजेब्रा वाले लेक्चर में करा रखा है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें ये दिया है इस डिफर बाई 5। अच्छा मैं मानता हूँ इसके जो रूट्स है ना वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ही आपको 5 दिया है। क्या कह रहा है, इफ द रूट्स मैंने अल्फा बीटा माना, डिफर बाई 5 मतलब इनका जो डिफरेंस है वो इतना है, तो अल्फा माइनस बीटा आपको 5 दिया है। आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना आता है, अल्फा बीटा मतलब माइनस बी बाई है, तो माइनस आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपॉन 1 बी बाई 1 है। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या है, सी, यहाँ पे सी ये नहीं है, यहाँ पे सी माइनस 5 है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स मान लो, और प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखना है ना, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, तो -5 सी -5 है बेसिकली है, तो ये आपका सी -5 बाई 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये तीनों वैल्यू पता है, आपको क्या इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो आप थोड़ा सा कुछ तिकड़म कुड़म बैठाओ जिससे आपका ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो मुझे ये तीनों चीज़ पता है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे एक बार पता है कि अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, इसमें अगर मैं 4 अल्फा बीटा ऐड कर दूँ तो ये मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आपको पता है कि नहीं? ठीक है, दिख भी रहा है आपको, खोल लो तो आपको दिख जाएगा तुरंत। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 5, मतलब 5 का स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा, तो आपका सी -5 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बी दिया तो बी स्क्वायर। तो आपको यहाँ से इजीली दिख रहा है, ये 25 है, ये 5 चौक -20 मतलब 5 + 4c इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इजीली दिख रहा है, आपका ये आंसर आ जा रहा है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था ये वाला। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं कि अगर आपको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो इस केस में आपका -b/a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका c/a होता है। c आपका ये है, c/a मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा, उसके अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो आप कैसे निकालोगे? आपको सिंपल करना है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी किया है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स आपको अल्फा बीटा दिया है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा,
एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 भी होगा यहाँ पे जो मैंने लगाया नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे केस में जैसे वही चीज़ थोड़ा सा अच्छे से दिया है कि आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे रूट्स मुझे 3 और 5 दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 3 + 5 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 × 3 = 15 इक्वल्स टू 0। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंप्लीफिकेशन है, आपको दिख रहा है अपॉन में 4 है तो 4 दूना ये आपका 46 आ जाएगा, माइनस ये अपॉन में 12 है तो आपका ये 2 बार जाएगा और ये आपका 30 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखो 7 नीचे है, 2 4 दूनी 6, तो आपका 52 - 30 आपका 22 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान सा था, लेकिन आप कितना जल्दी करते हो ये भी मैटर करता है। अब पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री इन अ डिस्क्राइबिंग, अच्छा एन आर्क, ठीक है, मतलब पेंडुलम जो आपका आर्क ही तो बनाएगा, तो ये 42 डिग्री का आर्क बना रहा है, 42 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे बताना है कि ये जो रेडियस है ना, ये जो पेंडुलम होगा ये बेसिकली इस सेक्टर का रेडियस है, तो वही आपको बताना है। तो 42 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr, 2πr, आर आपके वही पेंडुलम का लेंथ है, इक्वल्स टू आपको पता है जो आर्क है वो 55 है, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपका ये 2 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 बार जाएगा, ये आपका 60 बार जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा, और 15 × 5 आपका होता है 75, तो आर की वैल्यू आपकी सिंपल 75 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोला है द बेस ऑफ अ वर्टिकल पिलर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर लेंथ इतना इतना वाइल द अदर 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, द परपेंडिकुलर, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी तो नहीं है लेकिन अच्छा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इतना दिया है, इफ हाइट ऑफ अ पिलर इज इतना दिया है, तो मुझे टोटल एरिया बताना है ऑल द 6 सरफेस ऑफ अ पिलर इज। ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये आपका ट्रेपीजियम दिया है ना, ये आपका ट्रेपीजियम दिया है, और जो पैरेलल साइड्स हैं उसका ये 10 है और ये 20 है, और ये आपको बराबर दिया है, ये बराबर दिया है, तो ये बिल्कुल सिमेट्री जैसा हो गया है। ठीक है, तो आप देखो ये कर दो, तो ये आपका 10 है, ये आपका 5 और 5 में बढ़ जाएगा, और आपको हाइट 12 दिया है, ये 12 है, तो आपका ये 13 आ चुका है। ठीक है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA + 2 बेस एरिया। CSA क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट, मैंने बता रखा है आपको प्रिज्म में, ये प्रिज्म की बात हो रही है, तो CSA आपका पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर आपको दिख रहा है 13 13 26 26 और 30, आपका 56 इंटू हाइट आपको दिया है, यहाँ पे हाइट कितना दिया, हाइट आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट हो गया, प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो 2 इंटू बेस एरिया कैसे निकालते हो, इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 30 इंटू आपको हाइट है, ये वाला हाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो आपको दिख रहा है ये आपका 56 दूना होता है 112, और आपको ये दिया है 360। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1480, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वह आपका बेस एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है। इसका जो आपका CSA होता है वह आपका पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। ठीक है, जो इसका TSA होता है वह आपका CSA + 2 इंटू बेस एरिया होता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, और मैंने आपको बताया था प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर एंड पिरामिड इज लाइक अ कोन, तो अगर मैं पिरामिड की भी बात कर लूँ, यहीं पे पिरामिड की बात कर लूँ अगर मैं यहीं पे आपके सामने ही, तो पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड की अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो 1/3 पाई, देखो मैंने क्या बोला था आपका, पिरामिड इज लाइक अ कोन, 1/3 πr², πr² क्या है, πr² क्या है, बेस एरिया, तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये आप ये भी कह सकते हो ना कि प्रिज्म का ही होता है फॉर्मूला, बस 1/3 हो जाता है। जैसे आप देखो ना, कोन क्या है, सिलेंडर का 1/3 है, वैसे ही जो पिरामिड है वो प्रिज्म का 1/3 है वॉल्यूम में। और अगर मैं बात करूं इसके किसकी, इसके अगर मैं बात करूं CSA की, ठीक है, तो CS में आप क्या करोगे, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। कैसे आया ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आप देखो ना पिरामिड है, तो पिरामिड मान लो, कैसे मैं बनाऊँ पिरामिड बना पाऊँगा क्या मैं, ठीक है, पिरामिड मान लो, पिरामिड दिया है, तो आप किसी एक फेस का एरिया निकाल लो, एक फेस का क्या निकालोगे, कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट, और यहाँ पे 3 फेस है मान लो, तो 3, तो आपको दिख रहा है जो 3B है ये आपका क्या है, ये आपका पेरीमीटर है बेसिकली, तो वही पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट।
अगर मुझे टी एस ए निकालना हो तो टी एस ए इक्वल टू सी एस ए प्लस बेस एरिया। तो बेस एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, जैसा आपको सेव दिया वैसे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ सम वॉज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8 years. Had it been invested at a rate of simple interest per annum that is 8% higher than the rate at which the sum has been actually invested. देखो कुछ रेट पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया पैसा, अब जो है ना 8% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे 8% अब ज़्यादा मिलेगा 8 साल के लिए, मतलब मुझे 64% ज़्यादा रुपये मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कुछ रेट पे हमने इन्वेस्ट किया था, अब मैं 8% हाइयर रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अब 8% ज़्यादा मिलेगा, 8% ज़्यादा मिलेगा 8 साल के लिए, मतलब 64% मुझे ज़्यादा मिलेगा। और इस 64% की वैल्यू आपको 4000 दिया है। ठीक है, 4000 दिया है, आपसे पूछा है सम, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है, तो बटे 64 इंटू 100 आप कर दो, तो आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है 15-16 आ जा रहा है। ठीक है, 16 से आप वैसे इसको काट सकते हो 25 इंटू 25 से, ये आपका 4 इंटू 4 है ना, तो आप 25 इंटू 25 काट दो, तो आपका 6250 आ जा रहा है आराम से। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस, मुझे इतना दिया और हाइट मुझे इतना दिया, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, तो 2πr/h, तो आपको दिख रहा है पाई, यहाँ पे पाई ही लिखा है तो पाई लिख दो। आपको दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल होगा, तो आपको दिख रहा है ये तो ये मल्टीपल है। अब आप इसका 11 का मल्टीपल करने के लिए ऐसे मत करने लगना मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है, मुझे वही चीज़ यार थोड़ा सा ना वो होता है, छोड़ो टॉप, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये 11 का मल्टीपल है, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो आपको जो चीज़ डायरेक्ट दिखती है आँख से उसमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, समझ रहे हो ना, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, इसको आप देख सकते हो ऐसे नहीं है, बाकी ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये भी नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको मार्क भी कर लेना आप लोग, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना अलग से। तो देखो शुरू में तो आपको समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो। तो 7c² प्लस साइन 2a, आपका 2 sin a cos a होता है, तो ये 24sc इक्वल्स टू 16 दिख रहा है। अब आपको दिखेगा भाई यहाँ पे कुछ c² दिख रहा है और यहाँ पे 2ab जैसा कुछ दिख रहा है, जैसे मान लो ये आपका a² दिख रहा है, ये आपका 2ab जैसा दिख रहा है, लेकिन आपको 2ab में यहाँ पे s दिख रहा है, तो इधर भी आपको कहीं s² नहीं दिख रहा, बस वो दिख जाता, थोड़ा हो सकता है जुगाड़ उगाड़ कुछ लग जाता, तो आपको सिंपल यहाँ पे s² प्लस c² लिखना है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो 7c² प्लस 24sc इक्वल्स टू 16s² प्लस 16 आपका c² आ गया है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 16s² और माइनस आपका 9 प्लस 9c² और प्लस नहीं माइनस 24sc, तो अगर मुझे दिख रहा है तो ये 4s माइनस 3c का होल स्क्वायर है क्या, हाँ 4 मारे तो 24, हाँ ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये आपका इक्वल्स टू 0 है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो tan निकल के आ रहा है, tan की वैल्यू आपकी जो आ रही है वह आ रही है 3/4, ये आपकी tan की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 9/16 और इसकी वैल्यू 1/10² है 16/9, तो ये आपका 81 प्लस 256/9 6 54, हाथ लगा 5 और 9 करना है आपका 144, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 16 9 144 भी तो कर सकता था। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 8.13 और ये 337/144 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। कौन सा 15 से डिविजिबल है, 5 से आपको सब दिख रहा है, आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 5 3 8 5 4 9 और आपका ये भी नहीं होगा, ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था, तो काफ़ी आसान था। वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू डाल दो, बी की वैल्यू डाल दो, तो ए की वैल्यू डालोगे 1 आएगा, बी की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे डालोगे तो माइनस आ जाएगा, तो -6 आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे -1 आ जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, इसमें तो क्या ही बोलूँ मैं। देखो इसमें फिगर वगैरह मैंने दिखा दिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बस डाल दिया है। ठीक है, देखो आपको पहली बात तो आपको कभी कभी क्या होता है ना, अभी अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दो, तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं, आप डरने लगोगे। डरना क्यों है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पाई होता है वह 180 डिग्री होता है कि नहीं, पाई मेरे 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो आपको पता है 1 डिग्री में पाई बटे 180 जो हुआ ये आपका 1 डिग्री में हुआ, ऑब्वियस है।
तो आपको अगर मान लो 45 डिग्री का निकाल दो भाई, इसको 45 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेडियन में आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, 1 डिग्री में पाई बटे 180 होता है, तो 45 डिग्री में 45 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आसान है कन्वर्ट करना। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको 1 डिग्री दिया और 1 रेडियन दिया है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो पाई है, पाई आपका बेसिकली 22/7 ही तो है, इसकी वैल्यू पाई की 180 डिग्री है। तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालना है तो 1 रेडियन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 180 इंटू 7/22 आ जाएगी कि नहीं। आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये 1 डिग्री से तो ज़्यादा है, मतलब 1 रेडियन जो है वो 1 डिग्री से तो ज़्यादा है ना, 1 रेडियन 1 डिग्री से ज़्यादा है। आपको पता है 0 से 90 डिग्री तक जो साइन की वैल्यू होती है वह इंक्रीज होती है, और जो कॉस की वैल्यू होती है 0 से 90 में वो डिक्रीज होती है। कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है और साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये आप वैल्यूज से भी देख सकते हो भाई, आप 0 डिग्री देखो, 30 डिग्री देखो, 45 देखो, 60 देखो, 90 देखो, बढ़ रही है वैल्यूज। और कॉस में देखो, कॉस 91, कॉस 0 मतलब घट रही है वैल्यू। ग्राफ से भी आप देख सकते हो ये चीज़। तो आपको पता है साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, 1 रेडियन आपका 1 डिग्री से ज़्यादा है, तो आपको पता है 1 डिग्री से ज़्यादा है मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्योंकि भाई मान लेता हूँ, मानो चलो इसको आप सॉल्व क्या करो, मान लो 50 मान लेता हूँ मैं, 50 क्या मानूँ, चलो देखो क्या मान सकता हूँ मैं, 9 सत्ते, ठीक है, मतलब 50 के आसपास मान लो 50 है, रफली मानो ना, 50 से 50 डिग्री है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर 50 डिग्री देखो तो आपको पता है इसकी वैल्यू जो होगी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब दोनों ही आपके गलत हो गए, तो नाइदर 1 नॉर 2 आएगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ अगर आप कंफ्यूज हो गए हो। देखो आपको पता है जो रेडियन होता है, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है। मैं मान लेता हूँ 50 डिग्री होती है, 1 रेडियन की वैल्यू 50 डिग्री होती है। ठीक है, आपको पता है साइन 50 की वैल्यू ज़्यादा होगी साइन 1 से, तो ये गलत हो गया। आपको पता है कॉस 50 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। देखो ना ये आपका, ये देखो ये दिख रहा है कम हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा दिया तो ये भी आपका गलत हो गया। तो दोनों ही आपके गलत हो गए, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्वर्जन कुछ भी, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में आपका पाई बटे 180 हो गया। मैं पूछ लिया आपसे 45 डिग्री में बताओ, तो 45 डिग्री में आपका क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू 45। आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने मेरी वो इलेक्शन वाली क्लास देखी तो मैंने आपको बताया जैसे 180 डिग्री है सप्लीमेंट्री एंगल, डिफरेंस 20, तो मैंने 20 को निकाल दिया अलग, बच गया मेरे पास 160, 160 को मैंने आधा आधा बांट लिया, तो आपका 80 और 100 आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी नंबर हो यहाँ पे तो आप गेस कर सकते हो यहाँ पे इजीली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ करते कैसे। 180 है टोटल, इसमें से अगर 20 का डिफरेंस है तो मैं पहले 20 निकाल दूंगा, फिर दोनों को बराबर बराबर बांट दूंगा, मतलब 20 निकाला तो 160 बचा, बराबर बांटूंगा तो 80 80 मिलेगा, तो एक को 80 मिलेगा और एक को 20 ज़्यादा मिला तो एक को 100 मिलेगा। इफ़ द स्मॉलर ऑफ दीज नंबर इज पी, मतलब ये आपका पी की वैल्यू 80 दिया है, तो आपको बताना है 3p माइनस 50, मतलब 240 माइनस 50 की वैल्यू 190 होती है, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम कुछ चीज़ें और देख सकते हैं। पॉलीगन विद एन साइड, तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है वो n-3 और डिवाइड बाई 2 होता है। इसको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था कि सपोज अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तब, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मानो ये है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है जैसे आपको शुरू में n नंबर ऑफ चॉइस है, क्योंकि n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, n नंबर ऑफ साइड्स है, तो n नंबर ऑफ वर्टिसेस होगा, तो आपने सपोज n में n चॉइस है शुरू में, अब आपको डायगोनल बनाना है, तो देखो आप डायगोनल इस पॉइंट पे बना नहीं सकते, इस पॉइंट पे बना नहीं सकते, इस पॉइंट पे बना नहीं सकते, बाकी सारे पॉइंट्स पे बना सकते हो आप डायगोनल, तो n-3 चॉइस है आपके पास। और जैसे इस पॉइंट से अगर मैं आपको ब्लू कलर से दिखाऊं, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे मिला रहे हो और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो बना रहे हो वो रिपीट हो जा रहा है, इस वजह से हम डिवाइड बाई 2 भी करते हैं। तो ये है जुगाड़ आपको याद करने का, अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला। तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है, अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो सिंपल 360 डिवाइड बाई n कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, चाहे जो भी रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे जितने नंबर ऑफ साइड्स का हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, वो आपका 360 डिग्री ही होगा। ये बात आप रट मार लो, ठीक है। तो 360 को n से डिवाइड कर दोगे तो आपका ईच इंटीरियर एंगल, ईच क्या बोला हूँ मैं, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 2500 अमॉन्ग हिज 3 फ्रेंड्स बी सी एंड डी सच दैट बी रिसीव 40% ऑफ द अमाउंट, सी रिसीव 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट इज रिसीव्ड बाय डी, व्हाट इज द शेयर ऑफ डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो शुरू में ना ऐसे क्वेश्चन अगर आपको जैसे
पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। जैसे अगर मैं बताऊँ ना, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता कभी कभी, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दिया करो, बाद में आके क्या करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या मैं उस क्वेश्चन पर पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, उसको छोड़ दो, बाद में आके करना, ठीक है। क्या कह रहा है, 25 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ सपोज 100% है कुछ, ठीक है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो 2500 रुपये है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स में देना है, बी को 40% मिलता है, ठीक है, तो बचा कितना, बचा 60% बचा, ठीक है। सी को 60% मिलता है रिमेनिंग का, तो बचा कितना, बचा आपका 4/10, और रेस्ट अमाउंट जो है वो डी को मिलता है, तो डी को कितना, मतलब बस आपका आ गया आंसर। 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, 25 × 24 मतलब 625 कर दो, 25 × 25 में 25 हटा दो, तो सिंपल 600 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे 600 आपका डी वाला, सॉरी बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 600। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको क्या बोला, देखो वही आ गया सेम टाइम। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 69 नंबर इज, तो मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है यहाँ पे जो ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, मतलब मिड पॉइंट एक होगा। जैसे अगर मानो यहाँ पे 4 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट वाले जो बीच के नंबर हैं 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है। तो आप देखो 69 नंबर तो बीच में एक होगा, बच गए 68 नंबर, तो 68 बचे तो 34 इधर जाएगा, 34 इधर जाएगा, ठीक है। और आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर है ना, तो ये 34 इधर है, मतलब आपका 1 से 34 तक इधर है, ये आपका सिंपल 35 आ गया, और यही आपका एवरेज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मिड पॉइंट होता है वही आपका एवरेज होता है, अगर आपकी जो सीरीज है वह रेगुलर है, यूनिफॉर्म है तब। तो यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि जोड़ ओढ़ के कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आ जाओ। वही मैंने बोला ना कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, तो ए आपका 12 घंटे में भरता है, बी 33%, मतलब आपका 1/3 हिस्सा वह 6 घंटे में भरता है, तो पूरा उसको 18 घंटे में भरेगा। भाई 1/3 हिस्सा वो भरता है ना 6 घंटे में, तो मुझे पूरा लेके चलना है, तो पूरा मतलब इसका 18 घंटे में भरेगा। और आपको क्या क्या है, वेयर एज पाइप सी कैन इम्पटी फुल टैंक इन एक्स आवर, इसको हम बाद में लिखेंगे, शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। वेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, 13/15 हिस्सा जो होता है 12 घंटे में भरता है। आप देखो 13/15 हिस्सा जो है वह 12 घंटे में भरता है, तो जो एक हिस्सा है आपको पूरा हिस्सा निकालना है, तो 12 × 15/13 में भरेगा। तो आपको दिख रहा है जो ए बी सी तीनों है क्या, वेन ऑल 3 पाइप, तो ए बी सी तीनों जो भरेंगे वो आपके 180/13 में भरेंगे। तो आप यहाँ से क्या करो, अब आप ले लो क्या, क्या करोगे अब, आप कर दो इसको 36, 36 करोगे क्या, कि 180 कर देते हैं, 180 कर लेते हैं इसको। मैंने मान लिया 180, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये आपका आ जा रहा है 180, मैंने क्यों किया लेकिन, ठीक है, ये आपका आ जा रहा है 15, ये आपका आ जा रहा है 10, और आपका ये आ जाएगा 13, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसको मान लिया 180, तो आपका यहाँ पे 15 जा रहा है, यहाँ पे आपका 10 जा रहा है, यहाँ पे आपका 13 जा रहा है। आपको दिख रहा है ये ए बी सी, और आपको पता है सी जो है खाली कर रहा है, तो इस वजह से ए बी की जो एफिशिएंसी है 25 आ रही है, इन तीनों की आपकी 13 आ रही है, तो घटा दो तो आपकी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि आप कह रही है -12, ये आपकी सी की एफिशिएंसी आ रही है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इन आवर्स विल ए एंड सी टुगेदर टेक टू फिल 40% पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। यहाँ पे एक्स का कुछ काम था क्या, मेरे ख्याल से एक्स का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू नहीं ना पूछा हमसे, ठीक है, एक्स का कोई काम नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अब ए और सी, तो ए की एफिशिएंसी 15 है, सी की -12 है, तो जो एफिशिएंसी वो 3 आ चुकी है, तो 180/3 टाइम लगेगा, लेकिन हमें पूरा नहीं भरना है, हमें 40% नहीं भरना है, मतलब 4/10 कर दोगे तो आपका यहाँ पे 6 चौक 24 आ जाएगा, तो आपको 24 घंटा लगेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप एक बार बैक करके देख लो, तो आपका आराम से समझ में आ जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, कि थ्योरेटिकल बेस्ड आ गया था लेकिन काफ़ी आसान सा था, कि बेस्ट यूज़ ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए, क्योंकि आपने डीआई में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड किए हैं पाई चार्ट पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जैसे ट्विस्टर आपके 18-19% लोग खेलते हैं, पोकर 7% लोग खेलते हैं, तो कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो आपका ये वाला आंसर से हो जाएगा कि आपका कैटेगोरिकल डेटा को शो करता है ये पाई चार्ट। बाकी भी अगर देख लो तो शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट, डेटा सेट क्या होता है, जैसे आपने मीन मीडियन मोड में या स्टैट्स वाले जो भी होते हैं टेबल, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होते हैं वो आपकी डाटा सेट तो दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ 10 से 15 के बीच में जो एज है वो 3 लोग की है, 15 से 20 के बीच में एज 7 लोग की है, तो ये आपके डेटा सेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता है बेसिकली।
कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो आपको ये लाइन ग्राफ दिखाता है। जैसे मान लो लाइन ग्राफ में आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि मान लो इसका प्रोडक्शन 2001 में इतना था, 2002 में इतना था, 2003 में इतना था, ठीक है। या कंपेयर भी कर सकते हैं कि आपके दो ग्राफ दिया है, आपकी ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ठीक है। तो ये आपके 2001 में इसका प्रोडक्शन इतना है, तब इसका प्रोडक्शन इतना है। तो ये आपका लाइन ग्राफ होता है, जहाँ पे हम ये चीज़ें शो करते हैं। ये तो आपका हो गया पाई चार्ट। और ये क्या है, शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स दैट आर नॉट को रिलेटेड। तो ये भी होता होगा कुछ, ठीक है, ये भी होता होगा कुछ, इसके बारे में नहीं पता ज़्यादा। तो ये हमें पता है कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप आखिरी क्वेश्चन था। बता देना आपको क्लास कैसी लगी। कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, और बाकी तो पेपर ईजी था एकदम। और ऐसा ही आपका एग्जाम में भी आता है, आपको काफ़ी क्वेश्चन इजी मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छा रहेगा, वही 3 से 4 क्वेश्चन आपको करना है। उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे करना है नहीं पता, कैसे जुगाड़ लगाओगे। मैंने वही बोला ना कि आपका जो ये मॉक था ये ईजी था, तो मैंने स्कोर किया 188। तो वही चीज़ मैटर कर रहा है। जैसे अब मुझसे एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि उसके जो स्कोर थे 161 थे, ठीक है, लेकिन उसने बताया कि वह 170 स्कोर कर सकता था। उसने सिली मिस्टेक्स की। आपको क्या करना है, आप मुझे डेली बेसिस पे, अब जब भी मैं मॉक लाऊंगा तो आपको बताना है कि आप कितने नंबर्स जो हैं आप कर सकते थे जो आपने नहीं कर पाए, और वह आपका फिर धीरे धीरे कम होना चाहिए। जैसे अगर आप आज 10-12 नंबर का नहीं कर पा रहे हो गलत, जो आप कर सकते थे, तो अगले दिन वह आपका 7 से 8 हो जाना चाहिए, अगले दिन आपका 3 से 4, और फिर आपका शिफ्ट होके ये 2 से 3 नंबर पे आ जाना चाहिए, 2 से 4 नंबर पे आ जाना चाहिए सिर्फ। क्योंकि 1-2 गलतियाँ तो आपकी कभी भी हो जाती है गलती से, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी आप करते रहो जैसे कर रहे हो। और अब 32 वाला भी जल्दी करेंगे। और बाकी हाँ, ये मैथ्स का था, रीजनिंग का 2-3 को एक साथ में कर लेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।